Hi everyone, a very good morning. I am K Sharma and I welcome everyone on this channel that is CSRIS Academy. Today it's the ongoing lectures of the current affairs. इसमें हम बातें करेंगे about the topics uh, which will be from budget session of parliament till autonomous councils election of Assam. इसमें ये 10 से 13 तारीख तक के लेक्चर्स हैं लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि हमने बातें की अलग अलग टॉपिक्स के बारे में. इट्स द ऑनगोइंग लेक्चर ऑफ दिस प्रीवियस वन इटसेल्फ. इसमें हम बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन, टॉप थ्रेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बोला गया, न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, आकाश मिसाइल के बारे में एंड ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन ऑफ आसाम, इनके बारे में बात करेंगे. तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट मी ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस. If you guys are preparing for UPSC civil services examination or any state PCS, do contact this number. सर का नाम है चंद्रशेखर सर, और इनको बहुत ही एक्सटेंसिव नॉलेज है इन रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड ऑल दैट. इनसे आप एक पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो. इनसे आप चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, किस तरीके से आपके समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या समस्याओं का सारा निवारण है यहाँ पे. आप किसी भी स्टेज पे हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और आप इनसे बातें करोगे किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है, हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक कैसे होना चाहिए. बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम है. जस्ट हैव अ वर्ड, डू जॉइन इट. और अगर आपको लगता है कि this channel is helping you, then please follow us on YouTube. Do follow us on Telegram for the regular updates of the things which are happening. And let's start with the topic. Our first topic of the day is budget session of parliament. ठीक है. तो this 31st of January, coming 31st of January, the start of the parliamentary budget session. It will mark the start of the parliamentary budget session. The meeting will go until 9th of the following month, that is February. On February 1st, the FM Nirmala Sitharaman ji will deliver the interim budget and the President Murmu will address the joint session of both houses of parliament to begin the session. तो ये न्यूज़ है. ठीक है. बजट ऑफ कोर्स आने वाला है एंड देन वील हैव अ डीपर डिस्कशन कि क्या किस इंडस्ट्री किस चीज़ को कितना एलोकेशन हुआ है, अलॉन्ग विथ ऑल फॉलोड बाय इकोनॉमिक सर्वे. उस पर भी हम बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं. वील डिस्कस इन डेप्थ अबाउट द सर्वे ऑफ 2024 एंड 2025. ठीक है. कभी भी बजट एक साल के लिए बनता है. ठीक है. और सर्वे प्रीवियस ईयर कैसे की चीज़ें हुई हैं और आगे वे फॉरवर्ड होगा, उनके बारे में बात करता है. थोड़ा सा बजटिंग के बारे में इंडिया में कैसे होता है जानकारी लेते हैं. थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स पे जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, देयर इज नो mentioning of the word budget in the constitution. It is represented by the annual financial statement which is enshrined in the article 112. वहां पे ये mentioned है. ठीक है. तो as per Indian Constitution's Article 112, the annual financial statement AFS is the name given to union budget for a given year. ठीक है. It is an estimate. It is not the exact, but it is an estimate of the government receipts and outlays for a fiscal year. कितना कितना receipt है इनका और क्या इस fiscal year में खर्च होंगे. ठीक है. Which run from 1st of April to the current year to March 31st of the following year. यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के लिए ये पूरा का पूरा होगा. ठीक है. थोड़ा अबाउट द बजट. अ बजट प्रोजेक्ट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली अ ईयर. It serves as a tool for managing financial resources and accomplishing particular objectives like resource mobilization and fiscal consolidation among others. ये tool है किस चीज़ के लिए? Financial resources को maintain करने के लिए.
क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करते हैं उससे? रिसोर्स का मोबिलाइजेशन, कितना हमारे पास जो रिसोर्स है उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फिस्कल कंसोलिडेशन, और किस तरीके से इकोनॉमी को एक अच्छे स्वरूप देते हुए चीज़ों को आगे बढ़ना है ताकि ग्रोथ मिले और हर इंसान का वेल डेवलपमेंट हो सके। एक्सक्यूज मी। It is prepared by Department of Economic Affairs, which comes under Ministry of Finance, Budget Division. ठीक है, सॉरी, ठीक है। कहाँ, कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, बजट डिवीजन के अंदर। द national nation's financial resources are managed, and the government social and economic policies are carried out through the use of the budget, making educated decisions about taxation and spending, as well as identifying possible economic risk and opportunities is facilitated by the budget. बजट का क्या क्या काम है कि जो टैक्सेशन का प्रोविजंस है उनको, अगर आप बहुत सारे, जैसे एक आई थिंक फिलिप्स कर्व है, वो बताता है किस तरीके से बजट और टैक्सेशन में रिलेशन है, किसी प्रोडक्ट और टैक्सेशन कितना हो रहा है उस पर। आई थिंक जस्ट वन सेकेंड, आई एम सॉरी, फिलिप्स कर्व नहीं है वो, लैफर कर्व होता है, जो कि बताता है कि टैक्स रेट इंक्रीज हो डिक्रीज हो उसका इफेक्ट क्या होगा एंड ऑल दैट। तो लैफर कर्व टैक्सेशन के लिए यूज करते हैं, नॉट फिलिप्स कर्व। आई थिंक इट इज मेजर ऑफ इनइक्वालिटी एंड ऑल दैट, चेक इट, ठीक है, इट्स आई एम नॉट वेरी सर्टेन ऑफ दैट, ठीक है। तो इन जनरल द बजट इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड करता है उसके बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो estimates of capital receipts and revenue, strategies for increasing revenue, estimates of spending, a breakdown for the final fiscal year actual receipts and outlays, along with reasons for any surplus or deficit, and the proposed taxation, revenue prospects, spending plan, and launch of new initiative are all examples of the economic and financial policy for the upcoming year. तो ये जनरली एक बजट में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट विच मेक बजट इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल 112, द प्रेसिडेंट शैल, मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि एक बार आइडिया रहे दिमाग में। द प्रेसिडेंट शैल every financial cause to lay an annual financial statement before both houses of parliament, a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, ठीक है। ये मेंशनड है 112 आर्टिकल में। 113 में क्या मेंशनड है? नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब कोई ग्रांट का डिमांड बजट में जो मेंशनड है उसके अलावा नहीं होगा, एक्सेप्ट ऑफ द केस दैट जो प्रेसिडेंट के द्वारा अलाउ किया गया है। 114 में क्या बोलता है? नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है। Article 266, all revenues received by the government shall be credited to the consolidated fund of India, ठीक है। 3 अकाउंट है, CFI और एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक और जो प्रेसिडेंट द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 267, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स, ये जनरली प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, ठीक है। Still, anything on the discretion of president you can understand in that way कि जब उनको कैबिनेट बोलती है चीज़ों को करने के लिए, then only he can do it. Again, it's a very diverse topic, तो इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। Interim budget. Before the general election, the Indian government presents an interim budget. Rather than covering the entire fiscal year, interim budgets typically outline the government's proposed spending plans for the upcoming few months. It's a financial position statement for the government that does not contain any new policy announcements or suggested tax changes, only estimates of revenue and expenditure for the upcoming fiscal year. फॉर एग्जाम्पल, अगर नई सरकार आती है और उनका अगर मान लीजिए मानना है कि नहीं हमें और कहीं स्पेंड करना है, तो वो एक अलग बजट देंगे, इसलिए एक इंटरिम बजट को प्रिपेयर किया गया है।
The rationale for the interim budget is that government presents it may not be in power when the full budget is presented later in the year. ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस का समय अभी चल रहा है, तो दिस पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो दिस लिए इंटरिम बजट. Following the general election, the newly elected government, which will take official office usually presents its complete budget. What are the other types of budgeting? तो पहला है जीरो बेस्ड बजटिंग. ठीक है, दिस अप्रोच टू बजटिंग रिक्वायर्स दैट ऑल कॉस्ट बी असेस्ड ईच टाइम a new budget is created and they be justified for each subsequent period. Beginning with a zero base, every government functions needs and costs are examined in zero budgeting. Next, a budget is created based on the needs. ठीक है, आप समझो इस बात को. आउटकम बजट क्या होता है? द आउटकम बजट इवैल्यूएट ईच मिनिस्ट्रीज and departments performance as well as the reputable ministry use of its budgetary allocation. मतलब उन्होंने किस तरीके से previously use किया है. It assesses how well every government program has contributed to development. In 2005 it was first made available. ठीक है. Gender based budgeting क्या होता है? This type of budgeting is described as restructuring revenues and expenditures in order to promote gender equality and incorporating a gender perspective at all levels of the budgetary process. ठीक है, budgeting for gender equity is the actual procedure and the government set aside money for female development, welfare and empowerment schemes and programs through the gender budget. तो एक पैरिटी लाने के लिए बिटवीन मेल एंड फीमेल दिस जेंडर बजटिंग इज डन. जीरो बजटिंग में क्या होता है कि उनको जस्टिफाई करना पड़ता है हर फंक्शन और कॉस्ट को जीरो बजटिंग के थ्रू, और आउटकम बजट में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को एनालाइज करके उनके बजटरी एलोकेशन को देख के एलोकेट करते हैं. दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट. तो एक आइडिया दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में ये रहना चाहिए कि वेरियस आर्टिकल्स क्या स्टेट करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल का सवाल आते हैं समवेयर अराउंड दी, मतलब कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड रहेगा ही रहेगा. तो इसको दिमाग में, इंटरिम बजट का पर्पस क्या है ये आप समझ गए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो द एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन टॉप थ्रेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हमारा हेडिंग है. तो पहले पढ़ते हैं कि वाई इट वॉज इन दी न्यूज़. तो रिसेंट एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकला है WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, विच हाईलाइटेड दैट अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क पोज सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म थ्रेट्स. The report, which precedes the annual assembly of the prominent CEOs and world leaders in the Swiss Sky Resort town of Davos, draws insights from a survey involving nearly 1,500 experts, industry leaders and policy makers. तो आप ये न्यूज़ समझ चुके हैं. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, करंट लैंडस्केप, तो 66% एक्सट्रीम वेदर. दूसरा है AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन 53%, 46% सोसाइटल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, 42% कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एंड 39% साइबर अटैक्स. So these are स्केलिंग है इनके द्वारा कि कितना किस में रिस्क इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड misinformation and disinformation as the most critical risk over the next 2 years, emphasizing that rapid technological advancements are not only presenting new challenges but also exacerbating existing ones. First. The second, the author expressed concern that the proliferation of generative AI chatbots such as ChatGPT implies that the creation of sophisticated synthetic content for manipulating groups of people may no longer be confined to individuals with specialized skills. Of course, बच्चा भी उठ के ChatGPT पे जाता है और एक AI जनरेटेड कंटेंट को निकाल लेता है. बहुत सारा उसका रिस्क हो रहा है.
और रिसेंटली इंडिया ने ब्लेचली डिस्क्लेरेशन में अपनी बातों को रखा भी है कि एक एथिकल एआई टूल को एम्पावर करना ज़रूरी है रादर देन एन ओपन एआई टूल। ठीक है। कंसर्न्स अबाउट एआई, वेरिफिकेशन चैलेंजेस में कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सोसाइटल पोलराइजेशन। ठीक है, ये किस तरीके से विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन सोसाइटी में एक पोलराइज्ड माहौल बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ओपन एआई। द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन has the potential to cast doubt on the legitimacy of the elected governments, और विदाउट गवर्नमेंट देर विल बी अनार्की। ठीक है, जैसे सीरिया में चल रहा है, जैसे अदर जो स्टेट्स हैं, ठीक है, रोग स्टेट्स, ठीक है, एनार्की प्रिवेल्ड है। दिस इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस कुड फर्दर ड्राइव सोसाइटल पोलराइजेशन। AI can be harnessed to create deepfakes, significantly influencing large groups and exacerbating the spread of misinformation. जैसे अभी एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि देर वॉज ह्यूज टॉक्स ऑफ मेलनी हु इज द इटली पीएम एंड मोदी जी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स देर वर मीम्स एंड वीडियोस, बट इफ यू सी हाउ द वॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी वॉज मिमिक्ड, हाउ इट वॉज कॉपीड, it was not something somebody did it, it was generated through AI। तो आप ऐसे देखो कि ये तो सब जानते हैं ना दैट इट इज़ अ फेक थिंग, बट थिंक फॉर अ सिचुएशन वेयर अ कॉमन पर्सन इज देयर, और इस तरीके की चीज़ें अगर किसी कॉमन आदमी के द्वारा की गई, किसी कॉमन आदमी के लिए, हाउ विल यू रेक्टिफाई दैट? ठीक है, आप ऐसे देखो कि आजकल बहुत सारे कॉल्स होते हैं, कहीं का डीएम पोस्ट कर दो आप, कहीं का एसपी पोस्ट कर दो, समझ रहे हो ना, एन एआई टूल के थ्रू। हर समय वीडियो कॉल पे लोग नहीं आते ना, तो इट्स, मैं एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में प्रॉब्लम बता रहा हूँ। स्कूल में माँ बाप बन के, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन, एंड दैट इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर आवर next topic, that is new butterfly species in Kodagu springs a ghat surprise। ये इनका this is the heading, and let's talk about why it was in the news. The latest addition to the families has been designated as conjoined silverline Sigiritis conjuncta। ठीक है, ये इसका नाम है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यू स्पॉट्स एंड बैंड्स ऑफ द अंडरसाइड्स ऑफ इट्स विंग। थोड़ा सा ये सब आप देख सकते हो ना, फ्यू स्पॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नोटेबली शाइनी सिल्वर लाइन्स, दिस शाइनी सिल्वर लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड एट द सेंटर ऑफ दीज बैंड्स। द न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज मार्क it the first report of a new butterfly species in the Western Ghats, Eastern Ghats, Western Ghats, आप ऐसे, ठीक है, here is Western Ghats। ठीक है, excuse me। The researcher first encountered the species in 2008 but unable to study it comprehensively due to lack of collection permit, preventing the capture of a sample। ठीक है, तो नाम क्यों है? वाई दिस नेम? इट इज नेम्ड कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन बिकॉज ऑफ द फ्यू स्पॉट्स एंड बैंड्स प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ इट्स विंग्स। ठीक है, एडिशनली डिस्टिंक्टिव shiny silver lines are observed at the center of these bands। Male and female variations. Male conjoined silver line butterflies engage in basking behavior with their wings partially open। Females also exhibit this behavior mirroring patterns seen in other Sigiritis species। ये Sigiritis is a species जिसमें बहुत सारे तरीके के आपको बटरफ्लाइज मिल जाएंगे। Males tend to be more active in sunny patches। तो मेल्स कब एक्टिव रहते हैं? मोर सनी पैचेस, मेकिंग देम मोर इजीली डिटेक्टेबल कंपेयर टू फीमेल्स। जीवन में भी तो यही है।
Endism to the butterfly. Despite its small size comparable to a 1 rupee coin, the species holds significant value for conservation. मतलब बहुत difficult है उनको observe कर पाना, देख पाना and all that. The conjoint silver line is exclusive to mid-elevation evergreen forest in the Western Ghat mountains. Identified at elevation of 900 meters, Irupa Falls, and 1300 meters, Honey Valley, this butterfly is endemic to a specific location within the Western Ghats. थोड़ा सा वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये एक्सटेंड करते हैं पूरा रेंज इन द नॉर्थ, go past Goa through Karnataka into Kerala and Tamil Nadu. ठीक है पहला. दूसरा, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. इसको सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री हिल्स. ठीक है, क्योंकि इनका यूनिक रिच एंड फ्लोरा एंड फौना है. The range is called Sahyadri in the North Maharashtra and Sahyadri Parvatam in Kerala. ठीक है, तो और in the south the range is known as the Nilgiri Malai in Tamil Nadu. एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जस्ट हैव अ लुक, इनको थोड़ा और अच्छे से डीपर एनालिसिस करके हैव अ लुक. ठीक है, नेक्स्ट इज आकाश मिसाइल. तो पढ़ते हैं क्यों न्यूज में था. तो फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ITR चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, successfully tested the new generation Akash missile, Akash NG missile. Okay. The flight test was carried out at a very low altitude against a fast moving unmanned aerial target. The weapon system successfully intercepted and destroyed the target during the flight test. The entire weapon system, which includes the missile with the locally developed radio frequency seeker, last क्लास में मैंने बताया था रेडियो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं. ठीक है, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार एंड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और ऑपरेशनल है वो. मॉडर्न मिसाइल सिस्टम लाइक द आकाश NG सिस्टम कैन इंटरसेप्ट स्विफ्ट एंड एजाइल एरियल थ्रेट्स. मतलब ऊपर से अगर उड़ के कोई थ्रेट पोज कर रहा है, बीट एनी मिसाइल और प्लेन और अनमैन्ड व्हीकल, तो उसको ये इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है ताकि ये हार्म जमीनी ग्राउंड पे ना कर पाए. आकाश मिसाइल के बारे में, इट्स अ सरफेस टू एयर मिसाइल. सरफेस मतलब जमीन से लेकर हवा में अटैक होगा. इफ दिस इज द लैंड पार्सल, तो ये अटैक कहाँ करेगा? हवा में. सरफेस टू एयर. It's a new version of the Akash missile that can travel up to Mach 2.5. Mach 2.5 is the speed. ठीक है, इसको आप ऐसे देखो कि स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, उससे मैक का मतलब कि एक मैक में कितना किलोमीटर कन्वर्ट कर लेना, वो आप समझ में आ जाएगा. एंड हिट टारगेट्स अप टू 60 किलोमीटर. मतलब इसका डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है जितना ये ट्रैवल कर सकता है. मतलब 60 किलोमीटर्स के पेरीफ्री में अगर कुछ हो रहा है तो इट कैन इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय. इट विल एनहांस द कैपेसिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स वन इट पुट इनटू द सर्विस. अभी तो बना ही है. Developed in association with DRDO laboratories by the Defense Research and Development Laboratory, Hyderabad. तो DRDO का विंग है DRDL, जो कि हैदराबाद में है. उन्होंने डेवलपमेंट का जिम्मा लिया था, उन्होंने डेवलप किया है. प्रोड्यूस किया है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. All these are PSUs. ठीक है, DRDO is in wing of government of India. I think it comes under Department of Space, which directly reports to the PM. ठीक है, एक बार देख लीजिएगा फिर भी. Akash missile. It has the ability to engage multiple targets from multiple directions. The Akash is India's first domestically manufactured medium-range surface-to-air missile. मतलब indigenous. First indigenous missile.
ठीक है. The missile's ability to be fired from mobile platforms like battle tanks or wheeled truck makes it special. Its probability of killing is almost 90%. जो approximation range है that is of 90% and it's a great actually if you ask me. The missile is aided by the Rajendra radar. ठीक है, इट्स अ क्रिटिकल थिंग कि इसमें रडार कौन सा लगा है, तो राजेंद्र रडार लगा है विच वॉज डेवलप्ड डोमेस्टिकली. ठीक है. Advanced radars and solid fuel technology, the missile is said to be more accurate and less expensive than US Patriot missile. तो आकाश का यूएस वर्जन क्या है, पैट्रियट. ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं. It can detect and destroy targets flying at low, medium, and high altitudes. It can engage targets at a speed of 2.5 times the speed of this sound. और जो speed of sound है is it's like 343 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, तो इसका मतलब 343 इंटू 2.5. ठीक है, ये आपको दे देगा एक जो भी फिगर आएगा XYZ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है आकाश मिसाइल का. The Akash missile system has been designed and developed as part of India's 30-year-old integrated guided missile development program IGMDP, जो कि इंडिया का पुराना एक प्रोग्राम है, 30 इयर्स पुराना है. उसके क्या कहते हैं उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है. अबाउट DRDO थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो ये न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच. अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर नहीं आता है. ठीक है, एक मिनट थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको. Goal is to achieve self-reliance in vital defense system and technologies while also empowering India with cutting-edge defense technology. इसका गोल है. Biggest research organization in India. It's established in 1958 through the merger of Defense Science Organization and Directorate of Technical Development and Production DSO और DTDP को merge करके DRDO बनाया गया, which at time was Directorate of Technical Development Establishment of the Indian Army. Its network of laboratories is dedicated to the development of defense technologies in a variety of domains, including material science, aerospace engineering, electronics, armaments, land combat engineering, life sciences, missiles and naval system. ठीक है, एक basic information about DRDO. Now let's talk further कि ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन हुआ है आसाम में. तो थोड़ा उसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि क्या होता है, पूरा एक आइडिया ले लेते हैं. ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, तो नॉर्थ कचार हिल्स यहाँ पे होगा, कहाँ गया, सॉरी. द नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन इन असम हैव बीन द, मतलब बीजेपी वहाँ पे पावर में आई है. ठीक है, द बीजेपी सिक्योर्ड 25 सीट्स इन 28 मेंबर काउंसिल. ठीक है, मतलब 25 आउट ऑफ 28 वाज द स्कोर ऑफ बीजेपी. ठीक है, independent candidates won final 3 seats. Unopposed 6 BJP candidates prevail in the polls. Debolal Gorlosa, the current chief executive member and the leader of BJP, was chosen from the Dehangi constituency. ठीक है, देहांगी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उनके लीडर आते हैं वो उनका नाम है. नोट, द नॉर्थ कचार हिल्स एसोसिएशन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल was established on April 29, 1952 under Article 244(2). This article is important, ठीक है, of the Indian Constitution 6th schedule. कहाँ पे,
sixth schedule 244 under sixth schedule. It was subsequently acknowledged as an independent council and the council was renamed the Dima Hasao Autonomous Council in 2022. कहाँ गया दीमा हसाओ? ये यू सी। तो यहाँ पे जो काउंसिल इलेक्शन हुआ उसमें जो बने हैं वो लीडर है, उनका नाम है देबोलाल गोरलोसा, जो कि देहांगी कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं। ही हैज़ बीन नेम्ड एज लीडर ऑफ दैट, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत इलेक्शन हुआ है? तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ है दिस नॉर्थ कचार ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अंडर आर्टिकल 244(2), ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का, ठीक है। ये सारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जैंतिया, खासी, गारो, बोडोलैंड, गोरखालैंड, चकमा, लाई, मारा, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, सदार, करबी, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, द सिक्स शेड्यूल, छठा जो हमारे वेरियस शेड्यूल्स हैं उनमें जो सिक्स शेड्यूल्स हैं, लिसन 10 ट्राइबल एरियाज फ्रॉम असम, सॉरी, ओके। तो जो सिक्स शेड्यूल है वो 10 ट्राइबल एरियाज फ्रॉम असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये जो सिक्स शेड्यूल है, सिक्स्थ शेड्यूल, ये 10 ट्राइबल एरियाज फ्रॉम स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, 3 फ्रॉम आसाम, 3 फ्रॉम मेघालय, 1 फ्रॉम त्रिपुरा एंड मिजोरम से 3 आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इनमें 6 शेड्यूल में इनको मेंशन किया गया है। दीज ट्राइबल रीजन्स divided into autonomous districts and ADC exists in every autonomous district। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है जिसके इलेक्शंस होते हैं। मेंबरशिप एडीसीज में कंसिस्ट ऑफ अप टू 30 मेंबर्स ईच सर्विंग अ 5-year टर्म। द गवर्नर, यहाँ पे 5 साल का उनका टेन्योर होता है। द गवर्नर मे डेजिग्नेट अप टू 4 ऑफ द मेंबर्स। कितने मेंबर्स को? यहाँ पे 30 के 4/30 कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। While the other 26 are chosen through adult suffrage, मतलब इलेक्शंस के थ्रू। टेन्योर कितना होता है? Begin on the date of their constitution, जिस दिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का टर्म बिगिन होगा, लास्ट फॉर 5 years, उस दिन से लेकर 5 साल। 360 365 इंटू 5, मतलब जो भी बीच में 364 भी आएगा। रेवेन्यू सोर्स एज स्टेटेड इन द 6th शेड्यूल, taxes on occupations, trades, professions and unemployment, and taxes on automobiles, boats and animals। ये इनका टैक्सेस होगा। कहाँ कहाँ से? ऑक्यूपेशंस, ट्रेड्स, प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट, ऑटोमोबिल्स, बोट्स, एनिमल्स, ठीक है। फिर एंट्री ऑफ गुड्स से इनको टैक्स मिलेगा और सेल से मिलेगा। Tolls on passenger and goods carried on ferries, taxes for the maintenance of school, dispensaries and roads, ठीक है। इस तरीके से टैक्सेशन का बना हुआ है। थोड़ा सा ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड एंड अप्रूव्ड द 5th and 6th शेड्यूल फ्रॉम September 5-7-1949 and the constitution addresses India's tribal population through 2 separate schedules, 5th and 6th schedules, ठीक है। The 5th schedule applies to vast majority of India's tribe in 9 states। कितने स्टेट में? 9 states में। Whereas the 6th schedule covers area settled in northeastern states bordering China and Myanmar। तो 5th 9 स्टेट को कवर करता है और जो 6th है वो जो चाइना और म्यांमार को जो स्टेट्स बॉर्डर कर रहे हैं उनके शेड्यूल एरियाज को कवर करता है, ठीक है। Significant autonomy is granted to tribal communities by the 6th schedule, which includes autonomous regions such as states of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram।
Reason for such schedule: the preservation of their traditions, improve economic growth, and above all, ethnic security are all determined by the mandated toward devolution, deconcentration and divestment. तो इस शेड्यूल के थ्रू उनको एक इंडिपेंडेंस दिया गया, उनको इलेक्शन कराने की ताकत दी गई, टैक्स लेने का ताकत दिया गया, एंड टू गवर्न देमसेल्व्स इसकी जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, बेसिकली व्हाट डज द सिक्स शेड्यूल प्रोविजन एंटेल्स। तो एज पर आर्टिकल 244, जहां हमने ऊपर देखा कि जो कचार, नॉर्थ कचार का जो फॉर्मेशन हुआ है, इट वाज फॉर्म थ्रू आर्टिकल 244(2), ठीक है। तो आर्टिकल, एज पर आर्टिकल 244, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. 4 northeastern states, that is Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, is covered by 6th schedule. तो ये 4 स्टेट दे आर बॉर्डरिंग किसको किसको, चाइना और म्यांमार को। हालांकि मेघालय तो नहीं है उसमें, एक बार इसको कंफर्म कर लेना। द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू रीनेम द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट or increase or decrease their area. Although the Union retains executive authority over the admin of the 5th schedule and schedule areas, the state remains executive authority over the 6th schedule area. मतलब 5th का जो admin होगा वो यूनियन होगा और 6th का कौन होगा, स्टेट होगा। Autonomous districts and regions are not subject to the acts of parliament or state legislature, ठीक है। जो एक्ट स्टेट या यूनियन में बनेंगे वो उन पे अप्लाई नहीं होंगे, और दे आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सक्लूजन। या तो आप एक्ट बनाओ, उसमें एक्सक्लूजन डाल के लिखो कि ये इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पे भी अप्लाई होगा। द काउंसिल्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश विलेज कोर्ट्स and other broad civil and criminal justice functions, but these councils authority is limited by the authority of relevant high court. मतलब आपको जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना है बनाओ, लेकिन उसका अल्टीमेट अथॉरिटी उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा वही होगा। दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द utmost authority for this councils. The 6th schedule, ठीक है, the 6th schedule includes 10 autonomous district councils in 4 states. कितने? 10 6th schedule में है। आसाम में कौन कौन है भाई? दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग एंड बोडोलैंड। आसाम में कौन कौन है? दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड। मेघालय में कौन सा है भाई? जैंतिया, खासी और गारो, ये तीनों हिल्स भी हैं, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सा है? त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज। मिजोरम में चकमा, लाई और मारा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। आसाम में कौन कौन सा है? दीमा, करबी और बोडोलैंड। देखो, सबको याद होता है कि मेघालय में जैंतिया, खासी और गारो होता है, त्रिपुरा में क्लियर कट नेम है। तो कंफ्यूजन आसाम और मिजोरम में ही होता है, तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है। तो चकमा, लाई और मारा। तो अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे आपका आसाम का पार्ट कौन सा है? तो दीमा, गारबी और बोडोलैंड। और मिजोरम का पार्ट कौन सा है? चकमा, लाई और मारा। ये और किसके अंदर आते हैं? तो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। इसका जो एक्ट्स होगा वो स्टेट का एक्ट्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। जनरली 30 लोग का मेंबरशिप रहता है, जिसमें 4 गवर्नर इस पर अपॉइंट करते हैं। इनका जो क्रिमिनल सिस्टम है, सिविल सिस्टम है, आई मीन जुडिशरी का अल्टीमेट अथॉरिटी उनका हाई कोर्ट होता है, ठीक है। और 5th शेड्यूल में हमारे 10 स्टेट हैं जिनमें जिनको वो शेड्यूल एरियाज को गवर्न करता है। और 6th शेड्यूल में जनरली हमारे ये राज्य हैं जिनको
गवर्न होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन। और बिफोर एंडिंग माई सेशन फॉर द डे, अगर आपको किसी भी काउंसिल की ज़रूरत हो, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत हो, डू कॉल ऑन दिस नंबर। इनका नाम है चंद्रशेखर सर, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस चैनल। और इनसे बात कीजिए, हमारे प्रोग्राम में आप थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, आपको वीकली, मंथली, और चीज़ों को क्लैरिटी दी जाएगी। प्रीलिम्स मींस हर टॉपिक के बारे में क्लैरिटी दी जाएगी। आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से जाना है, प्रोसीड करना है इन दिस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग विल बी टोल्ड। सो इफ़ you are interested, do join this program, do talk on this number. And if you find my chapters relevant, if you find this session relevant, do follow us on YouTube. अगर आपको और ऐसे ही notifications चाहिए, daily updates चाहिए, join our Telegram channel. And a big thank you. ठीक है, have a good day.